अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, परवेज़ ज़मान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। व्यूज़, मेरे पास से कल के दिन में कुछ 3-4 सवालात मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे मौसूल हुए हैं जिनका जवाब देना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। मैं चाहता था कि मैं उनको व्हाट्सएप पे उनका रिप्लाई करूँ, लेकिन चूँकि वो बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं और उनका कॉम्प्रिहेंसिव जवाब मैंने और बड़ा मुदल्लल जवाब देना है, तो इसलिए मैंने बेहतर ये समझा कि अपने इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से वो क्वेश्चंस और उनका आंसर मैं सारे व्यूअर्स के सामने रखूँ। इससे पहले कि हम अपना व्लॉग आगे बढ़ाएं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ व्लॉग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्रोसिक्यूशन के हवाले से कि FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एक बहुत ही मज़े का खेसी दलील पेश की है सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में, जो साइफर की अपील चल रही है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बारे में, जिसमें 10 साल की उनको सज़ा हुई है। उसने एक बहुत अजीबोगरीब और रिडिकुलस किस्म की दलील वहाँ पर दी है। उसके बारे में एक क्वेश्चन जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसका जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं ज़रा आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में जो 3 क्वेश्चन मेरे सामने पड़े हैं और उनमें एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब सुने बगैर ये व्लॉग मुकम्मल नहीं होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर आप मेरी पूरी वीडियो अगर नहीं भी देख सकते हैं ये वाली, तो इसको फास्ट फॉरवर्डिंग करते हुए आखिरी क्वेश्चन जो आसिफ अली जरदारी के बारे में है उस तक ज़रूर जाइएगा और उसको डिटेल के साथ आप ज़रूर सुनिएगा। तो उनके बारे में जो पहला क्वेश्चन मेरे सामने है वो है, मेरे व्यूअर मुझसे पूछते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुंतखब हो गए हैं, आप कैसा देखते हैं? भाई इसको कैसा देखना है? एक बदकिस्मती की इंतहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान की कि आसिफ अली जरदारी जैसा शख्स एक दफ़ा फिर से हम पर मुसल्लत हो गया है। तो कहा यह जाता है कि जैसी कौम हो, जैसे अवाम हो, जैसे लोग हों, वैसा ही उन पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मैं ये बात अब नहीं कहूँगा, क्योंकि अब कौम ने और अवाम ने तो फैसला सुना दिया है कि हमारा लीडर ना जरदारी है ना शहबाज शरीफ है, हमारा लीडर इमरान खान है। जितना वोट उसको पड़ा है और जितने लोग बाहर निकले हैं इलेक्शन में और जिस कदर उसको पैशन के साथ वोट हुआ है, वो यही इंडिकेट करता है कि ये सारे का सारा जो पलंदा है, ये आसिफ अली जरदारी है और शहबाज शरीफ हैं और नवाज शरीफ हैं, इन सबको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बहरहाल मैं ये भी साथ साथ कहता हूँ कि माइट इज़ राइट। तो ये सारी माइट का करिश्मा है कि उन्होंने अपने सवाबदीदी और ताकत के नशे में चूर होकर उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सबको बलडोज कर दिया। सारों के मैंडेट को जिन्होंने जेन्युइन मैंडेट इमरान खान को दिया था उसको बलडोज करते हुए, हर चीज़ का सत्यानाश करते हुए, इनके लिए 1.5 साल से मुशक्क़त की जा रही थी, मेहनत की जा रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की गई उनको। और प्लान ए ये था कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करके इनको इलेक्शन जितवाया जाए, और प्लान बी ये था कि अगर किसी भी तरीके से ये प्लान ए के ज़रिए से कामयाब नहीं होते हैं तो प्लान बी के ज़रिए से यानी कि माइट के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इनको फिर इख्तियार में लाया जाएगा। तो वही जो दूसरा इनका प्लान था, प्लान बी, उसको इस्तेमाल करके उन्होंने उसको सदर बना दिया, उसको वज़ीर आज़म बना दिया, हालांकि उनके पास मैंडेट तो है नहीं। अब मैं इसको कैसा देखता हूँ? मैं इसको इंतहाई बुरे शगुन के तौर पर देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसकी करप्शन की दास्तानें पूरी दुनिया में ज़ुबान ज़द आम है, उसको हमारा सदर मुंतखब करवा कर एक बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही गलत पैगाम इंटरनेशनल फोरम पर पहुँचाया गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया गया। हमारा क्या इमेज रह गया है कि जब एक करप्ट तरीन शख्स जिस पर इतने ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात रहे हैं वो जेल में रहा है, और फिर आगे चलकर ये डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 2008 में किस तरह से उसके करप्शन के इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए गए। तो बहरहाल मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ, और मैं नहीं बल्कि पूरी कौम, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल इसको बहुत ज़्यादा बुरा शगुन समझते हैं और इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। ये उसी दो ख़ानदानी निज़ाम के तसल्लुत का तसलसल है कि जिसके लिए ये सारी कोशिशें की गई हैं। ये दो ख़ानदानी निज़ाम के शिकंजा जो हमारे ऊपर जकड़ा गया और कसा गया है, हम उसके अंदर अभी मज़ीद आगे 5 साल पिछले जा रहे हैं, और इसमें 5 दहाइयों पर मुहित इनका जो एक टर्न्स हैं, कभी वो घर कभी वो घर, कभी ये ख़ानदान कभी वो ख़ानदान, कभी जरदारी कभी नवाज शरीफ, तो ये उसी वो आंख मचोली है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब देखिए कि अगर इनके पास इनके पल्ले कुछ ना कुछ होता, साहब की ज़ौजा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी 27 दिसंबर 2007 को कत्ल कर दिया गया लियाकत बाग में, आप सबको पता है। उसका भी ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और बादी नज़र में
आई एम नॉट श्योर, बादी नज़र में इल्ज़ाम इन पर ही आता है कि इन्होंने खुद उनको कत्ल करवा के अपने इक़्तिदार का रास्ता हमवार किया। तो ये गलत है या सही है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कह सकता हूँ। बहरहाल ये एक बुरा शगुन है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि सदर ममलकत की तालीमी काबिलियत क्या है। हाँ, ये एक बड़ा काबिल गौर है और इस पर बहुत ज़्यादा अफवाहें भी और बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म की बातें ज़ेर गर्दिश हैं। इस बारे में जो ऑथेंटिक मैंने डाटा कलेक्ट किया है वो सबसे पहले तो मैंने इसकी आसिफ अली जरदारी की जो ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी है उससे डाटा कलेक्ट किया है। उसके बाद कुछ और सोर्सेज से मैंने तमाम मालूमात इकट्ठी की हैं और फिर इसका जवाब देने जा रहा हूँ। ये मौसूफ की तालीमी काबिलियत के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि 1972 में ये पितारो कैडेट कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की। इनकी जो ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी है उसके मुताबिक इन्होंने 1972 में पितारो कैडेट कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। अब इस बात को यहाँ पर स्टॉप कीजिए, आगे चलिए। 72-73 तक वो पेट्रिक्स हाई स्कूल में ज़ेर तालीम रहे हैं और पेट्रिक्स हाई स्कूल के क्लर्क के मुताबिक वो वहाँ पर फेल हो गए थे। वो हाई स्कूल एजुकेशन में यानी सेकेंडरी एजुकेशन में वो फेल हो गए थे। अब 72-73 तक वो हाई स्कूल में ज़ेर तालीम रहे हैं और 72 में ही वो पितारो कैडेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कंट्रडिक्शन है जो आप खुद देख लें। आगे चलकर एक और बड़ी हंसने वाली और मज़ाक़खेज़ जो हकीकत है वो आपके सामने मैं लाने जा रहा हूँ। उस पर अक्ल दंग रह जाती है कि यार ये किस किस्म की साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस किस्म की सोच रखने वाले हैं कि ये किस तरह से हमें फुद्दू बना रहे हैं, किस तरह से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगली जो हकीकत है वो आपके सामने जब रखूँगा मैं तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि यार ये क्या मजाक है कि एक इस किस्म की का माइंड सेट रखने वाला और इस किस्म की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन रखने वाला बंदा यहाँ पर मुसल्लत हो गया है। तो मार्च 2008 में इसने आसिफ अली जरदारी ने ये अनाउंस किया, ये क्लेम किया मार्च 2008 में कि मैंने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल कर रखी है। और वो की कब थी? 1970 में। अब इसमें मज़ाक़खेज़ बात कौन सी है? मज़ाक़खेज़ बात ये है कि इनकी पैदाइश होती है 1955 में, 26 जुलाई 1955 में इनकी पैदाइश होती है और 1970 में ये लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से ग्रेजुएशन करते हैं एजुकेशन में। अब ये दुरानिया की तरह बनता है तकरीबन 15 साल का। तो मौसूफ इतने काबिल ज़हीन और फ़तीन हैं कि ये सिर्फ 15 साल की उम्र में लंदन से ग्रेजुएशन कर गए। अब एक ही वक्त में ये पितारो कैडेट कॉलेज 1972 में ये ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं। 1970 में ये लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से ग्रेजुएशन करते हैं और 1973-74 तक ये पेट्रिक्स हाई स्कूल में ज़ेर तालीम है जहाँ से ये सेकेंडरी एजुकेशन में फेल हो गए थे। अब इनमें क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है ये आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये 3 फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हैं और चौथा फिगर इनकी डेट ऑफ बर्थ का है। डेट ऑफ बर्थ मौसूफ की है 26 जुलाई 1955 और पेट्रिक्स हाई स्कूल में 72 से 73 तक ये ज़ेर तालीम रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर ये फेल हो गए। उसके बाद 72-73 से इन्होंने पितारो कैडेट कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हुई है और मार्च 2008 में इनका ये क्लेम सामने आता है कि मैंने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से एजुकेशन में ग्रेजुएशन की हुई है 1970 में। यानी 15 साल की उम्र में इन्होंने लंदन से ग्रेजुएशन भी कर ली और फिर तकरीबन 18 साल की उम्र तक ये हाई स्कूल में पढ़ते रहे और वहाँ से ये फेल भी हो गए और फिर 17 साल की उम्र में इन्होंने एक और डिग्री हासिल की पितारो कैडेट कॉलेज से। पितारो कैडेट कॉलेज से कब डिग्री हासिल की? उस वक्त जब ये हाई स्कूल में ज़ेर तालीम थे। ये एक ऐसी शतरंज है, ये एक ऐसा खेल है जो आपकी समझ में और मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आ रहा है कि इतना एक खुला मिजाक, इतना एक शर्मनाक किस्म का मिजाक हमारे अवाम के साथ किया गया है और हम देख रहे हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, लेकिन हम फिर भी उसको सदर मुंतखब किए बैठे हैं और उसको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इतने बेबस हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये तो थी उसकी तालीमी काबिलियत। अब हम उसके तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि उनकी करप्शन। क्वेश्चन जो मुझ पर किया गया था वो ये था कि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को करप्शन का गढ़ समझा जाता है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये था वो क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चन, जिसका मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देना चाहता हूँ और यही मैंने कहा था कि इसको मिस आपने नहीं करना है। सबसे पहले इसके जवाब के बारे में मैं आपके सामने बात रखूँगा कि जब 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो उस वक्त शायद आपको याद होगा कि एक सेवर रेफल टिकट
चली थी एक लकी ड्रा किस्म की वो एक स्कीम चली थी सेवर रेफल टिकट के नाम से, जिसमें एक जीप थी सुजुकी जीप SJ410। वो पहले इनाम के तौर पर रखी गई थी कि पहला इनाम ये होगा, और उसकी उस वक्त 10 रुपये टिकट थी। उसमें मौसूफ ने बहुत ज़्यादा बेतहाशा पैसा बनाया और शायद किसी एक आध को इनाम भी उसमें मिला हो, लेकिन बाकियों को कुछ भी नहीं मिला था। तो यहाँ से उसकी बाकायदा हुकूमत में आने के बाद बाकायदा एक करप्शन की दास्तान शुरू होती है। बेतहाशा पैसा उसमें बनाया और जिस पर कभी भी गिरफ्त ना हो सकी और ना ही जिसकी इंक्वायरी हो सकी कि वो पैसा कहाँ गया और कितने लोगों को कितने इनामात मिले। उसके बाद 1993 में दुबई में मुकीम एक अब्दुल रज़ाक याकूब साहब को, जो गोल्ड के ताजर थे, उनको अकलौता और वाहद वन एंड ओनली इंपोर्टर होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको लाइसेंस दिया जाता है कि वो पाकिस्तान में गोल्ड इंपोर्ट करेंगे। और उसके बदले में उनको 10 मिलियन, आसिफ अली जरदारी ने उनसे 10 मिलियन अमरीकी डॉलर दुबई के सिटी बैंक में जमा करवाया। उनसे मुबैना तौर पर ये जो रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 10 मिलियन डॉलर इस चीज़ का उससे लिया गया कि उसको वाहद पाकिस्तान में गोल्ड का इंपोर्टर होने का लाइसेंस जारी किया गया। उसके बदले में 10 लाख 10 मिलियन अमरीकी डॉलर दुबई के सिटी बैंक में जमा हुए। डेजर्ट एविएशन जो कंपनी है फ्रांस की, एयरक्राफ्ट बनाती है, उसके साथ आसिफ अली जरदारी ने डील की पाकिस्तान की आर्मी के जो एयरक्राफ्ट थे उनको रिप्लेस करने की। उसमें 5% कमीशन मुकर्रर हुआ और 5% कमीशन उनसे लिया गया। ये भी मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम है करप्शन का कि एयरक्राफ्ट्स के बारे में उसने 5% कमीशन पर फ्रांसीसी डेजर्ट एविएशन कंपनी के साथ ये डील की थी। 740 मिलियन डॉलर स्विस अकाउंट्स में उसने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके मुंतकिल किए स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स में 740 अमरीकी मिलियन डॉलर। बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट इज दिस। 740 मिलियन अमरीकी डॉलर पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके हमारी रकम, हमारे टैक्स के पैसों से कलेक्ट की गई रकम मुख्तलिफ अरबों से इकट्ठी करके स्विस अकाउंट्स में रखी गई, जिसको बाद में उनको फ्रीज भी कर दिया गया। लेकिन इनका एंड क्या हुआ, इनका अंजाम क्या हुआ, ये आगे चल के आपको बताता हूं। उसमें से 4 मिलियन पाउंड बाद 4 मिलियन पाउंड का सरे महल यूके में खरीदा गया, जिसके बारे में जरदारी साहब पर केस भी चलता रहा। 4 मिलियन पाउंड, 4 मिलियन पाउंड की अमाउंट ये वाली है। 740 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग करके जो स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स में जमा हुए, और 10 मिलियन अमरीकी डॉलर दुबई के अब्दुल रज़ाक याकूब से हासिल किए और सेवर रेफल टिकट से जो करप्शन की गई ये यहाँ तक आपके सामने। और 5% जो डेजर्ट एविएशन से कमीशन ली गई वो ये सारी आप कैलकुलेट कीजिए और आगे चलिए, इनकी दास्तान सुनिए और सर पकड़ के बैठ जाइए। 23 जुलाई 1999 को स्विस हुकूमत ने 13.7 मिलियन डॉलर के अकाउंट्स मुंजमद करके हुकूमत पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट्स दे दिए। लेकिन उस पर भी क्या हुआ, उस पर केस चला, केस बने, और उन केसेस का एंड क्या हुआ ये आप आखिर पर आपको बताता हूं, ये करप्शन की सारी दास्तान मुकम्मल करने के बाद। 1.5 बिलियन डॉलर हुकूमत पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया आसिफ अली जरदारी पर, जो इसने मुख्तलिफ नाजायज़ क्रिमिनल कारोबारी लोगों से बतौर रिश्वत पैसे लिए। कारोबारी हलकों से 1.5 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर, यानी तकरीबन 1.5 अरब डॉलर इसने बतौर रिश्वत ली मुख्तलिफ कारोबारी लोगों से पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए। ये हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर इल्ज़ाम लगाया था। इसका क्या बना ये भी एंड पर बताता हूं आपको। उसके बाद ये नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब ही अकेले इस करप्शन में मुलव्वस हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी इसमें बराबर की शरीक रही थी। और जो स्विट्जरलैंड में इनके अकाउंट से थे वहाँ से 1,75,000 अमरीकी डॉलर निकलवा कर बेनज़ीर भुट्टो ने एक नेकलेस, डायमंड नेकलेस ख़रीदा था, जो वहाँ से के बैंक से विड्रॉ करवाकर, ट्रांजैक्शन करवाकर ये पैसे उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए, जहाँ से ये
नेकलेस खरीदा गया था। तो इसका मतलब यही है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी उनकी करप्शन में बराबर की हिस्सेदार और शरीक रही हैं। तो बहरहाल वो अब इस दुनिया में इस जान फ़ानी से रुखसत हो चुकी हैं, उनको कत्ल कर दिया गया। तो उनके बारे में इस किस्म की बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो इस पर मैं अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये फैक्ट एंड फिगर्स है जो मैंने आपके सामने बहरहाल ज़रूर रखने हैं। एक ये और नई दास्तान है कि स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी पाकिस्तान में कारोबार करना चाहती थी। उस बिजनेस डील के बदले में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे लिए और अपने अकाउंट में जमा करवाए। रिकॉर्ड के मुताबिक 100 मिलियन अमरीकी डॉलर मुख्तलिफ कंपनियों से, जो बाहर की कंपनियां पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहती थी, उनसे किक बैक्स हासिल किया गया जो इसने अपने अकाउंट्स में जमा करवाए। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि 1996-97 में एक अवामी ट्रैक्टर स्कीम बेनज़ीर भुट्टो साहब ने मुतारफ़ करवाई थी और वो पोलैंड से 8000 ट्रैक्टर खरीदे गए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है, 8000 ट्रैक्टर उस अवामी ट्रैक्टर स्कीम के तहत पोलैंड से खरीदे गए और उन खरीदे गए ट्रैक्टर्स की मद में 2 मिलियन अमरीकी डॉलर उस कंपनी से किकबैक हासिल किया जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने। 2 मिलियन अमरीकी डॉलर, वो जो ट्रैक्टर हमें सस्ते दामों पाकिस्तान में प्रोवाइड किए गए थे, 8000 ट्रैक्टर पोलैंड से दरामद करवाए गए और उन 8000 ट्रैक्टर्स की दरामद पर उस कंपनी से 2 मिलियन अमरीकी डॉलर किकबैक के जरिए से हासिल किए जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने। धुंधा जा और सर धुंधा जा, कैसी अजीबोगरीब दास्तान है। और ये शख्स आज हम पर मुसल्लत है बतौर सदर। इसके बाद मौसूफ पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक हेलीकॉप्टर की खरीद का इल्ज़ाम भी लगाया, जिसमें इसने 2.16 मिलियन डॉलर का घपला किया। जब बेनज़ीर साहब हुकूमत में थी तो इन्होंने एक हेलीकॉप्टर खरीदा और उस हेलीकॉप्टर में 2.16 यानी 2.16 मिलियन अमरीकी डॉलर का घपला एक हेलीकॉप्टर में किया गया। अब ये सारे के सारे फिगर्स, सारे के सारे जो मैंने आपको बताए हैं कि स्विस कंपनी से जो मुआहदा हुआ उसको पाकिस्तान में कारोबार करने के बदले में, और फिर अब्दुल रज़ाक याकूब साहब से जो लिया गया और पोलैंड से लिए गए पैसे, और ये हेलीकॉप्टर वाले पैसे, और स्विस एविएशन से फ्रांसीसी एविएशन से जो एयरक्राफ्ट्स की रिप्लेसमेंट के बारे में 5% पर उनकी कमीशन ली गई, सेवर रेफर टिकट के पैसे। ये अगर आप टोटल इनका हुजम बनाएं तो मेरा ख्याल है एक रफ से अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के टोटल बजट से ज़्यादा अमाउंट बनती है जो इस मौसूफ ने करप्शन कर रखी है। और आज ये करप्शन का बादशाह हम पर बतौर सदर मुसल्लत हो चुका है। क्या कहना है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे पास तो अब वो अल्फाज भी नहीं है कि मैं अपने अंदर की कैफियत को एक्सप्रेस कर सकूँ और आपके सामने बयान कर सकूँ। बहरहाल ये बहस शर्म भी है, बहस ज़िल्लत भी है, और अल्लाह पाक की तरफ से ये हमारी बदबख्ती और बदकिस्मती भी है, और हम पर अजाब भी है कि इस किस्म का शख्स हम पर सदर मुसल्लत हो चुका है। मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले तकरीबन 20 तारीख के करीब किया गया जो मेरा व्लॉग है, उसमें आपको बताया था कि जब ये वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे मसूफ शहबाज शरीफ साहब, तो उसके बाद आप एक और शख्सियत को, तिलस्माती शख्सियत को, दांत निकालती हुई शख्सियत को सदारती ओहदे पर बराजमान होते हुए देखेंगे। तो वो बिलाशुबा आज बराजमान हो चुकी है। तो वो बात भी मेरी मुकम्मल सच साबित हो चुकी है। अब चलता हूँ मैं अपने उस पहले क्वेश्चन की तरफ जो उसने मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कल जो प्रोसीडिंग हो रही थी पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बारे में साइफर केस में उनकी अपील पर दलील देते हुए FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा क्या, ये बड़ी एक रेडिकुलस उसने दलील दी है। उसने कहा कि जो साइफर केस है या सीक्रेट एक्ट है उसके तहत अक्यूज्ड को या कन्विक्टेड पर्सन को अपील का हक ही हासिल नहीं है। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ये दलील है उसकी। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये जो सीक्रेट एक्ट है इसके तहत सज़ाए मौत भी हो सकती है। ये तो 10 साल की उनको सज़ा हुई है ना, इसके तहत सज़ाए मौत भी हो सकती है। अब एक बंदे को आप सज़ाए मौत दे दें और उसमें आप उसको अपील का हक भी ना दें, बिल्कुल मावराए आइन बात की है उसने। आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ना ही सीक्रेट एक्ट में ये लिखा हुआ है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ये प्रिंसिपल है कि आप किसी भी कन्विक्टेड पर्सन से उसकी अपील का हक नहीं छीन सकते हैं, चाहे वो जिस भी सतह का हो। अब आप देखें
कि जो इंडिया का हमने जासूस पकड़ रखा है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है अभी तक, उसको पाकिस्तानी अदालतों ने सजा दे दी थी। पाकिस्तान में जासूसी के इल्ज़ाम में वो पकड़ा गया, सजा मौत दे दी थी। तो उसकी अपील इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दायर कर दी गई इंडिया की तरफ से। अब जो पाकिस्तान के अंदर जासूसी कर रहा है, पाकिस्तान की सलामती पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो अपील, उसने तो अपने सजा के खिलाफ अपील कर दी, लेकिन इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को अपील का हक हासिल नहीं है। ये बिल्कुल फजूल और लुग बात है। अपना वो दोस्त जिसने मुझे ये, उसका नाम मैंने नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में, अपना वो दोस्त जिसने मुझे ये क्वेश्चन किया, ये उसके लिए गुजारिश है और बाकी सारे व्यूवर्स के लिए भी, कि ये बिल्कुल लुग, फजूल और फैक्ट एंड फिगर से मावरा और गैर आइनी और गैर कानूनी दलील है। ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल है और इंटरनेशनल लॉ है कि किसी शख्स को भी, चाहे वो जितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, उसको सज़ा के खिलाफ अपील से आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये एक गंदे निज़ाम की गंदी दलील है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।